परीलोक पृथ्वी से काफी दूर था। परीलोक से पृथ्वी काफी अच्छी दिखती थी। नटखट परी रोज पृथ्वी को देखा करती थी और पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती थी। लेकिन परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर देखना भी मना था। नटखट परी हमेशा अपनी माँ से पृथ्वी के बारे में पूछा करती थी। बोलो ना माँ, पृथ्वी पर क्या है? वहां पर क्या ऐसी चीज है जो इतना चमकती है? नटखट परी ने पूछा। लेकिन हर बार उसकी माँ इधर उधर की बात बनाकर नटखट परी की बातों को टाल देती और बोलती, नहीं नहीं, वहां पर कभी मत जाना। वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नटखट परी हमेशा पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती रहती थी। वो कभी भी अपने बड़ों की बात नहीं मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नटखट परी ने निर्णय लिया कि वो आज रात पृथ्वी पर जरूर जाएगी और बिना किसी को बताए वो पृथ्वी पर पहुंच गई। जैसे ही वो पृथ्वी पर आई, उसने सोचा, ओहो, यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे वो इधर उधर टहलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो देखती है, अरे ये क्या, पृथ्वी पर तो किसी के पास पंख भी नहीं है। उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने एक वस्त्र लिया। उसने सोचा इस वस्त्र से अपने पंखों को ढक लेना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। नटखट परी घूमते घूमते एक मैदान में पहुंची जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक लड़के का नाम था छोटू। नटखट परी छोटू के पास गई और बोली, इस खेल को क्या बोलते हैं छोटू? छोटू बोला, इस खेल को फुटबॉल बोलते हैं क्योंकि इसके पास से गेंद को मारकर खेला जाता है। नटखट परी बोली, ये खेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना सिखाओगे? क्या तुम्हें ये खेल खेलना पसंद है? हाँ, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। तब छोटू ने नटखट परी को फुटबॉल खेलना सिखाया और खेलते खेलते छोटू और नटखट परी की दोस्ती हो गई। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, मानो नटखट परी परीलोक को भूल ही गई थी और परीलोक में सभी नटखट परी के बारे में सोचते रहते थे। नटखट परी छोटू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। नटखट परी के पास पंख थे, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, छोटू को भी नहीं। एक रात छोटू अपने घर में सो रहा था, तभी छोटू के घर में चोरी हो गई और नटखट परी ने जहां अपने पंख उतार कर रखे थे, उन्हीं पंखों की चोरी हो गई। जब नटखट परी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वहां पर उसके पंख हैं ही नहीं। उसकी तो मानो जान निकल गई। उफ, अब मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगी और मुझे हमेशा पृथ्वीलोक पर मनुष्यों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर नटखट परी जोर जोर से रोने लगी। नटखट परी के रोने की आवाज सुनकर छोटू की नींद खुल गई। वो उसके पास आया और बोला, अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नटखट परी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर रोने के बाद बिना कुछ बोले वो अपने बिस्तर में चली गई। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। ना ही नटखट परी की खबर परीलोक में किसी को आई और ना परीलोक से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर आना मना था। लेकिन नटखट परी की माँ ये जानती है कि नटखट परी पृथ्वी पर ही गई है और एक दिन उसने सोचा, सारे नियम तोड़कर मुझे अपनी बेटी को ढूंढने पृथ्वी पर जाना ही होगा। आखिर ही वो मेरी ही बेटी है। नटखट परी की माँ का नाम बहादुर परी था। वो अपने नाम ही की तरह बहुत बहादुर थी। एक दिन वो बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक के लिए निकल गई। अब वो पृथ्वी लोक आ गई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नटखट परी को कैसे ढूंढे।
तभी उसको एक बात याद आई। परीलोक में कोई भी परी किसी जगह पर है, ये बात एक जादुई यंत्र से पता लगाई जा सकती थी। जैसे ही बहादुर परी ने उस जादुई यंत्र को चालू किया, नटखट परी को भी महसूस हुआ कि शायद उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब वो जादुई यंत्र जिस ओर इशारा कर रहा था, बहादुर परी उसी ओर उड़े जा रही थी और उसने आकाश से देखा। वो रही मेरी बेटी। यह तो नदी किनारे बैठी हुई बहुत उदास दिख रही है। ये देखकर नटखट परी की माँ की आंखें भर आईं। वो चुपके से धरती पर उतरी। जैसे ही वो नटखट परी के पास पहुंची, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। नटखट परी के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। वो मैं बहुत याद कर रही थी आपको माँ, नटखट परी रोते हुए बोली। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए सारे नियम तोड़कर तुम्हें लेने चली आई हूं, बहादुर परी ने कहा और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। आज नटखट परी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा न करना। फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ तो लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि परीलोक में कोई भी तुम्हें आने नहीं देगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी अचानक से परीलोक से जादुई यंत्र से सिग्नल बहादुर परी के पास आने लगा। ओह, ये तो परीलोक में किसी खतरे का सिग्नल है, बहादुर परी ने कहा। दरअसल परीलोक में दूसरे ग्रहों के लोगों ने आक्रमण कर लिया था और वो परीलोक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और बहादुर परी के अलावा कोई भी इतना बलशाली और साहसी नहीं था कि उन दुश्मनों का सामना कर सके। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब परीलोक बचेगा नहीं, लेकिन तभी उस वक्त नटखट परी को लेकर बहादुर परी परीलोक पहुंच गई और बाजी पलट जाती है। बहादुर परी अपनी जादुई छड़ी को निकालती है और देखते ही देखते परीलोक के सारे दुश्मनों को समाप्त कर देती है। कुछ ही देर के बाद ऐसा लगता है कि मानो परीलोक पर किसी का आक्रमण हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन परीलोक में कानून के हिसाब से नटखट परी और बहादुर परी ने परीलोक का कानून तोड़ा था। इसीलिए रानी परी की सभा बैठती है और सभा में सभी परियों को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नटखट परी और बहादुर परी परीलोक के नियम को तोड़कर पृथ्वी गए थे, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ देर बाद एक बुजुर्ग परी वहां खड़ी होती है और बोलती है, हमें नहीं लगता कि नटखट परी या बहादुर परी को किसी भी तरह की सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजा के बदले इन्हें परीलोक के बहुत सारे इनाम मिलने चाहिए। अगर आज बहादुर परी नहीं होती तो आज ये परीलोक नहीं होता, और जब परीलोक ही नहीं होता तो कोई सजा भी नहीं होती। और फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों परियों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रही हैं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं नहीं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मलका पृथ्वी बोलती है, तो इस बात को देखते हुए नटखट परी और बहादुर परी को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि बहादुर परी को पृथ्वी लोक की महारानी बना देना चाहिए, क्योंकि रानी परी काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये बात सुनते ही सभी परियों ने अपने सर को हाँ में हिलाया और एक साथ बोला, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कहते हुए वो झट अपने सिंहासन से उतर गई और बहादुर परी के सर पर ताज रखते हुए बोली, आज से तुम इस परीलोक की रानी हो।
ये बात सुनकर बहादुर परी और नटखट परी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने सभी को झुककर धन्यवाद दिया। सभी परियां जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी महारानी का स्वागत करने लगी और पूरा आसमान उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नटखट परी सोच रही थी, ये तो जादुई यंत्र और जादुई छड़ी के जादू से भी बड़ा जादू हो गया है। मैं अपनी आंखों के सामने होता देख रही हूँ। राजू और मोहन दोनों एक अच्छे दोस्त थे, परंतु मोहन के पास काफी अधिक धन दौलत थी, वही राजू के पास पैसों की तंगी थी। इसके बाद भी राजू बहुत ईमानदार और सरल व्यक्तित्व वाला इंसान था। मोहन को अपने पैसों और धन दौलत पर घमंड था। वही दूसरी तरफ राजू गरीब होने के बाद भी लोगों की मदद करता और बहुत सरल तरीके से जीवन जीता था। एक बार की बात है, जब राजू और मोहन दोनों अपने गांव से दूर शहर में अपना काम खत्म करके अपने परिवार वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आ रहे थे, परंतु समय अधिक होने के कारण अंधेरा हो रहा था। दोनों बातें करते हुए आ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी चला रहे मोहन ने देखा कि रोड के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जहां एक गरीब परिवार किसी समस्या से परेशान है और कुछ लड़ाई झगड़े जैसी आवाज आ रही थी, मानो पति पत्नी झगड़ रहे हो। मोहन, गाड़ी रोको भाई, देखो वहाँ कुछ दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है, पर हमें क्या करना है, घर चलते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। अरे भाई, वो भी इंसान है, चलो देखते हैं आखिर क्या हुआ है, शायद हम उनकी कुछ सहायता कर पाए। देख राजू, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। तुझे रुकना है तो उतार देता हूँ और मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। ठीक है मोहन, कल मिलते हैं। राजू गाड़ी से उतरकर उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे गया और वहाँ देखा एक परिवार है, जिसमें 2 छोटे बच्चे और पति पत्नी है और किसी बात पर पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं। अगर हमारा खर्चा नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? बच्चे को क्या खिलाऊंगी? कुछ सोचा है भविष्य के बारे में? अरे भगवान, तुम्हारे सामने ही तो काम ढूंढने गया था, काम ही नहीं मिला तो क्या करूं? भगवान ने किस्मत में ही इतनी तकलीफ लिखी है कि जीने की इच्छा ही नहीं होती। राजू ये सब बातें झोपड़ी के बाहर से सुन रहा था और तभी बोला, अरे भैया, क्या परेशानी है? इतनी रात को क्यों झगड़ रहे हो? देखो भैया, आप अपना काम करिए और यहाँ से जाइए। मेरे पास कोई काम नहीं और पैसा भी नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा। तुम ही बताओ क्या करूँ? मैं शहर से कुछ खाने का सामान लेकर अपने गांव जा रहा था, तभी देखा तो आपके पास आया हूँ। चलो आज उसी से काम चला लो, कल से मैं आपके काम की व्यवस्था करवा दूंगा। देखो भैया, मैं भीख नहीं मांगता, मेरे बच्चों के सामने मेरा आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहता। आप बहुत भले आदमी जान पड़ते हैं, आपका धन्यवाद, पर हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। अरे भैया, बच्चों के बारे में तो कुछ सोचिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूख से हालत खराब हो रही होगी। नहीं भैया, आपका धन्यवाद और आप जाइए। राजू झोपड़ी से बाहर आया और वो किसी भी तरह से बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहता था। तभी उसने चौकड़ी के पास पड़े घास के लट्ठे को देखा और उस आदमी को बुलाकर कहा, देखो भैया, ये घास का लट्ठा मेरे बहुत काम का है, मैं अपनी गाय को खिला दूंगा, उसके बदले में ये खाना ले लो और अपने परिवार के साथ खा लो। भैया, लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। राजू ने घास के लट्ठे को अपने सर पर रखा और घर चला गया। घर पर जाकर उसने गड्ढे को आंगन में रखा और खाना खाकर टहलने निकला और सीधा मोहन के घर गया। परंतु मोहन ने राजू को देखते ही गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा। क्या मिला उस गरीब के घर जाकर और क्या मदद कर ली तुमने? पहले अपनी स्वयं की मदद तो कर लो, फिर दूसरों के लिए करना। दोस्त, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो?
उस परिवार ने सुबह से खाना नहीं खाया था। तुम्हारे पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं और तुम दूसरों की मदद करने के लिए कूद पड़ते हो। पहले अपनी हालत तो सुधार लो, फिर दूसरों की सुधारना। और मदद का इतना ही शौक है तो सब कुछ छोड़कर उनके साथ ही क्यों नहीं रहने लगते। इतना सब सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई की चमक थी। ये सब सुनकर कि वो अंदर से खुश था कि उसने आज किसी परिवार की मदद की और आज उस परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मस्तिष्क के अंदर ये सारा मंथन करते हुए वो अपने घर गया और घर पर जाकर आराम से सो गया। जब राजू सुबह उठा तो उसने देखा कि घास का लड्डा बहुत तेजी से चमक रहा था और पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घास का वह लड्डा सोने की तारों का लड्डा बन चुका था। क्योंकि राजू बहुत ईमानदार था तो वो उस लट्ठे को लेकर पुनः उस पेड़ के पास पहुंचा, परंतु पेड़ के पास कोई परिवार नहीं था। तभी वो लट्ठे को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी अचानक से विशालकाय बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगे और आकाशवाणी की तरह एक आवाज सुनाई दी। राजू, ये सोना तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुमने कल रात मदद की थी। मैं बरकत का बरगद हूँ। परंतु मैंने तो कुछ भी अलग नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ एक परिवार को खाना मात्र खिलाया था। पेड़ से फिर आवाज आई, तुम्हारी यही अच्छाई कि किसी की मदद करना और उसका श्रेय तक नहीं लेना तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। तुम हमेशा जीवन में खुश रहोगे और निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। जादुई बरगद की बात सुनकर राजू खुशी खुशी अपने घर गया और पूरा वाक्य अपने परिवार को बताया। राजू के पिता ने बेटे को गर्व से गले लगाया और उसे हमेशा ऐसे ही सरल रहने को कहा। इसके बाद से राजू का जीवन, उसकी परिस्थितियाँ, उसका परिवार पूर्ण रूप से बदल गया। उसके पास जरूरत का हर सामान था। उसके पास ट्रैक्टर थे, गाय भैंस और एक अच्छा मकान भी था। जादुई बरगद की मदद से उसका परिवार पूर्ण रूप से सक्षम हो गया था। परंतु एक बात जो अभी भी नहीं बदली थी, वो थी राजू की ईमानदारी और उसकी अच्छाई। राजू की परिस्थितियों में इतनी जल्दी बदलाव को देखकर मोहन अपने ही दोस्त से मन ही मन में ईर्ष्या करने लगा और उससे दूर रहने लगा। मोहन का बदलता बर्ताव देखकर राजू दुखी हुआ और राजू अपने पुराने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मोहन से बात करने का मन बनाया ताकि सारे मनमुटाव दूर किए जा सके। मोहन से खुलकर बात करने के लिए राजू उसके खेत पर गया, परंतु राजू को देखते ही मोहन उससे दूर जाने लगा। ना उससे नजरें मिलाई और ना उसकी तरफ मुस्कुराया। राजू ये देखकर दूर से ही चिल्लाया, तुम्हारे खेत पर आया हूँ, मिलोगे नहीं मुझसे। मोहन वहीं रुक गया और नाराजगी वाली सूरत लेकर नीचे बैठ गया। राजू इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी मोहन के साथ खेत पर उसके साथ जमीन पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, देख भाई मोहन, आजकल तुम मुझसे कुछ नाराज लग रहे हो। तुम्हारे पास इतने कम समय में इतना धन कहाँ से आया और आज मुझसे भी ज्यादा धन के मालिक हो। राजू ने मोहन को जादुई बरगद की पूरी बात बताई और उसे कहा कि धन मात्र ही सब कुछ नहीं है। जीवन में अच्छाइयाँ और खुशियाँ दोनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद मोहन को राजू की बात समझ में आ गई। उसने नम आँखों से राजू को गले लगाया और दोनों फिर से एक सच्चे और अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों के परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते। दोनों दोस्त फिर एक हो गए और अब तो राजू और मोहन की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि दोस्ती हो तो राजू मोहन जैसी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे उसके बदले में हमें कुछ मिले या ना मिले। जीवन में किए हुए हर अच्छे काम के लिए अच्छे नतीजे मिलते हैं।
भले ही नतीजे थोड़े समय बाद मिले। एक अच्छे भाव से की गई मदद हमेशा स्वयं के लिए अच्छी परिस्थितियां लेकर आती है।